ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज सैम्पलिंग। अब स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जैसे कि हमने बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, डेटा एंड वेरिएबल्स पढ़ा था, इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़े थे। फिर हमने प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा पढ़ा था, इसमें हमने पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट ये सब देखा था। फिर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, इसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह देखा था। फिर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखा था, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड एरर ये सब कुछ देखा था। फिर हमने जेड स्कोर देखा था। फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। फिर हमने टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखा था, इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, उनमें कौन कौन से लगाएंगे, काय स्क्वायर लगाएंगे कि एनोवा लगाएंगे, टी टेस्ट में पैड और एनपैड टी टेस्ट, ये सब कुछ देखा था। फिर हमने हाइपोथेसिस देखा था, इसमें हमने नल हाइपोथेसिस देखा था, स्टडी हाइपोथेसिस देखा था। फिर हमने पी वैल्यू पढ़ी थी कि भाई कितनी कहेंगे कि सिग्निफिकेंट है। फिर हमने एरर्स पढ़े थे, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा, फिर हमने काय स्क्वायर टेस्ट किया, उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। फिर हमने प्रोबेबिलिटी देखी, फिर हमने कोरिलेशन देखा, लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हमने देखा। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सैम्पलिंग। और याद रखना कि इसमें ना कभी कभी शॉर्ट नोट में क्लस्टर सैम्पलिंग पे भी पूछा गया है, और वेरी शॉर्ट नोट में सैम्पलिंग एरर में भी आपको सवाल आया हुआ है, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सैम्पलिंग। अब यार सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर बात करूं, कि अगर आपको कोई स्टडी करनी है किसी एक जगह पे, किसी एक पॉपुलेशन पे, तो आप सब लोगों पे वो स्टडी कर लो। ये पॉसिबल तो नहीं होता ना कि सब लोगों को जाके डेटा ले लो, सब लोगों का इंटरव्यू कर लो, तो नहीं। तो आप क्या करते हो, उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चुनते हो। अब वो चुनने की टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक होती है अलग अलग तरह की, वो समझेंगे। और वो चुने हुए लोगों को आप कहते हो सैंपल। अब ये जो सैंपल में आप स्टडी करते हो और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, वो एक्चुअली रिसेंबल करता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन में, कि जो रिजल्ट हमको सैंपल में मिला है उसी के आसपास का हमको पूरी पॉपुलेशन में भी मिलेगा। दैट इज आपका सैंपल। तो सैंपलिंग क्या होती है? सैंपलिंग होती है कि आप सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से, जिसको कि हम सैंपलिंग फ्रेम भी कहते हैं। इस पॉपुलेशन में से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो किसी भी एक तरह की स्टडी या कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, जो कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिसेंबल करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि यार मेरे को ना देखना है कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन का कितना प्रेवलेंस है। तो अब पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, अगर मान लो हजारों में है या लाखों में है, तो सबको तो आप कर नहीं सकते हो, सैंपल साइज निकालते हो। और फिर वो सैंपल को डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक, आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। फिर इस सैंपल में आप मान लो कि ब्लड प्रेशर नापते हो सबका, और फिर सारे एग्जामिनेशन करते हो, और आपको मान लो निकल के आता है कि हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस इस सैंपल में 10% है। तो आप ये कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस 10% है। समझे? तो ये होता है सैंपल का, क्योंकि यार पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे एक स्टडी करना इतना आसान नहीं होता है। तो हम उसमें से सैंपल लेते हैं, उस सैंपल पे स्टडी करते हैं, और उस स्टडी पे आया हुआ जो रिजल्ट होता है वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को नोट करता है कि इनमें भी इसी तरह का रिजल्ट मिल सकता है। समझ गए? तो ये होता है आपका एक्चुअल में, कि भैया सैंपलिंग क्यों करते हैं और सैंपल का मुख्य उद्देश्य क्या है। समझ गए? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यार ये जो सैंपल है ये किस पे निर्भर करता है, तो
ये जो सैंपल है ना, ये मुख्यतः चार चीजों पे, तो ये चार नाम तो एटलीस्ट याद रखना क्योंकि एमसीक्यू आया था इस पे। तो इफेक्ट साइज पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, पावर ऑफ द टेस्ट पे और सिग्निफिकेंस लेवल पे, इन चीजों पे निर्भर करता है। अब यार, इफेक्ट साइज क्या होता है? इफेक्ट साइज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल के बीच में जिनमें आप रिलेशन निकाल रहे हो, उनके बीच का जो रिलेशन है वो उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो उस पर निर्भर करता है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकाले हुए है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था, उसमें देख लेना। फिर पावर ऑफ द टेस्ट पे भी निर्भर करता है, पावर ऑफ द टेस्ट का फॉर्मूला भी हमने दिया हुआ है, 1 - बीटा। उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा पे भी निर्भर करता है। तो किन चीजों पे निर्भर करता है, तो इस पे एक बार एमसीक्यू आया था इसलिए इसको डाल दिया। अब अगर सैंपल साइज बढ़ता है तो क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज अगर आपसे कोई पूछे ना कि अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, तो सबसे पहली चीज बोलना कि अगर सैंपल साइज बढ़ाओगे तो एरर कम होगा, खत्म बात। यह कहना चाहिए कि अगर आपको आपकी स्टडी में एरर कम करना है तो आपको अपना सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए। तो ये तो पहली चीज है जो आपको याद रखनी है कि भैया सैंपल साइज जो है, अगर आप सैंपल साइज बढ़ाते हो तो एरर तो कम होगा ही होगा। तो ये तो कंठस्थ होना चाहिए वाइवा के लिए कि अगर आपको आपकी स्टडी में एरर कम करना है तो क्या करो, सैंपल साइज को बढ़ा दो। तो पहला चीज तो ये है। उसके अलावा अगर सैंपल साइज बढ़ाते हैं आप किसी स्टडी में, तो और क्या क्या चीजें होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कम होता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर का हमने फॉर्मूला देखा था। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट ओवर ऑफ एन। एन क्या होता है? आपका सैंपल साइज होता है। तो सैंपल साइज, अगर ये सैंपल साइज बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एरर कम होगा, है ना? तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक्चुअली अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला देखते हो ना, तो उसमें भी एक्चुअली आपका स्टैंडर्ड एरर आता है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट ओवर ऑफ एन। तो फिर वही है कि एन आपका बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर कम होगा। अब स्टैंडर्ड एरर अगर कम होगा तो बट ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कम होगा। तो इसके फॉर्मूले में ही स्टैंडर्ड एरर आता है। तो स्टैंडर्ड एरर कम हो रहा है, सैंपल बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड एरर कम हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कम होगा। ऐसे ही पावर ऑफ द टेस्ट बढ़ता है। अब पावर ऑफ द टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 - बीटा। तो बीटा, देखो यार, ऐसे याद कर सकते हो कि हर तरह का एरर जो है वो कम होगा। एरर कम होगा तो बीटा भी अगर ये कम होगा, तो 1 - बीटा है तो ये कम होगा, तो बट ऑब्वियसली जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ेगी, यानी कि पावर ऑफ द टेस्ट भी बढ़ेगा। वैसे याद कर सकते हो। ठीक। तो सैंपल साइज का अगर इंक्रीज होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है आपकी स्टडी पे, वो भी चीजें याद रखना। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी कि भाई सैंपलिंग क्या होती है, सैंपल किस पे निर्भर करता है सैंपल साइज, और सैंपलिंग सैंपल साइज अगर आप बढ़ाते हो तो क्या क्या चीजें होती है। अब सबसे मुख्य चीज जो सैंपलिंग में है ना, वो है कितने तरह की होती है। तो जो सैंपलिंग होती है ना, मुख्यतः सैंपलिंग दो तरह की होती है। वो कौन सी है? सैंपलिंग होती है सिंपल, एक तो होती है रैंडम सैंपलिंग और एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो पहले तो दो नाम याद रखने हैं आपको, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग, खत्म। अगर कोई भी आपसे पूछे सैंपलिंग की टेक्निक कितनी तरह की होती है, तो आप बोलोगे रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब इनके कुछ शब्द हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग है तो उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें सबके पास चांस होता है, प्रोबेबिलिटी सबके इंक्लूड होने की इक्वल होती है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी या चांस जो है वो इक्वल चांस होता है सबको। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसको भी हम समझेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। ये नॉन पर्पसिव सैम्पलिंग इसको कहते हैं, क्योंकि आपने पर्पसफुली लोगों को नहीं चुनते हो, ये रैंडमली चुनते हो लोगों को, नॉन पर्पसिव सैम्पलिंग। इसी का उल्टा यहाँ पे है, देखो कि जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, सबको इक्वल चांस नहीं होता है ऐसा या इसमें चुनने जाने का। उसके अलावा ये पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली इसका टाइप भी है एक पर्पसिव सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि भैया इसमें आप एक्चुअल में चुनते हो कि अपने पर्पस आपका सॉल्व होना चाहिए उसके हिसाब से, तो इसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब नॉन रैंडम अब रैंडम सैम्पलिंग जो है वो 6 तरह की होती है, नॉन रैंडम भी 6 तरह की। रैंडम सैम्पलिंग में
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये 6 तरह के होते हैं। जबकि जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है वो भी 6 तरह की है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ग्रैब सैम्पलिंग और एरिया सैम्पलिंग। ठीक, तो ये 6 नाम तो एटलीस्ट याद रखना वाइवा के लिए। अब रैंडम सैम्पलिंग को कैसे याद करते हैं, तो 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे याद कर सकते हो, S3, M2 और C1। तो 3 S वाले हैं, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। 2 मल्टी वाले हैं, M वाले, तो मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग। और एक C वाला है तो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ऐसे याद कर सकते हो। मैं कैसे याद करता हूँ सैम्पलिंग की टेक्निक्स को, कि भाई रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, वो बता देता हूँ। ठीक, तो अगर हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो उसके लिए मैं बोलता हूँ रैंडम MSc SMS। कि यार हम जब ग्रेजुएट हो जाते तो हमको रैंडमली पता नहीं कहाँ से मैसेज आ जाते हैं, MSc करनी है यहाँ से आके करिए, रैंडम MSc SMS आ जाता है। तो क्या है हमारा रैंडम सैम्पलिंग का, रैंडम MSc SMS। तो रैंडम से क्या हो जाएगा, रैंडम से हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। MSc SMS, तो M for multi-stage random sampling, S is for simple random sampling, and C is for cluster random sampling. SMS is for S is for systematic random sampling, M is for multi-phase random sampling और एक और S is for stratified random sampling। समझ गए? तो MSc SMS ऐसे याद कर सकते हैं, रैंडम MSc SMS। वहीं नॉन रैंडम सैम्पलिंग के लिए क्या याद करेंगे, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग के लिए मैं कैसे बोलता हूँ, QCPG एज नॉन रैंडम। मतलब जो पीजीज होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, मैं पीजीज को डांटता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि यार वो भी तो इंसान ही है ना, उनको नॉन रैंडम के तरीके से क्यों देखो कि तुम तो पीजी हो, तुमको सब कुछ आना चाहिए, धीरे धीरे सीखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ क्यों सी पीजी एज नॉन रैंडम, उनको भी रैंडमली देखो ना यार, कि हाँ यार ये भी इंसान है, ये भी स्टूडेंट है, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो क्यों देखते हो पीजी को एज नॉन रैंडम, दैट इज क्यों सी पीजी एज नॉन रैंडम। तो नॉन रैंडम से क्या हो जाएगा आपका, नॉन रैंडम से हो जाएगा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू से हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग। सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एरिया सैम्पलिंग। और एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग्स को। ठीक, तो ये तो हो गए टाइप्स की, भैया रैंडम सैम्पलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में कितने टाइप के होते हैं। अब एक एक करके इनको समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग की। रैंडम सैम्पलिंग में जो हमने 6 याद किए हैं, दैट इज सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज और क्लस्टर। पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक, तो पहली बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। तो ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब ये आइडियली किसके लिए अच्छा होता है, किस तरह की पॉपुलेशन के लिए, तो ऐसी पॉपुलेशन जो स्मॉल और होमोजीनियस है। स्मॉल यानी वहां पे जनसंख्या कम है या छोटी अमाउंट में लोग हैं, कम अमाउंट में लोग हैं। और होमोजीनियस यानी अलग अलग भांति भांति के लोग नहीं हैं, लगभग एक जैसे लोग हैं। तो स्मॉल और होमोजीनियस, ठीक है। अब ये एक जैसे में अलग अलग चीज आ सकती है, रिलीजन भी आ सकता है, एज ग्रुप्स भी आ सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है, अलग अलग जो आपको चुनना। तो कैसी पॉपुलेशन के लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अच्छी है, कि भाई स्मॉल और होमोजीनियस है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है, उसमें हर इंसान के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। हर इंसान के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। ऐसा नहीं किसी को कम चांस है किसी को ज्यादा, नहीं, सबको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। कैसे होता है वो हम बताएंगे। अलग अलग मेथड्स होती हैं, आप लॉटरी मेथड से निकाल सकते हो,
लॉटरी मेथड के नाम पे फॉर एग्जांपल आपने एक बाउल लिया और बाउल में आपने जितने भी लोग हैं उनके नाम की पर्चियां लिख के डाल दी। ठीक है, उनके नाम की पर्चियां लिख के डाल दी। और फिर आपको, और फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 1,000 लोग हैं। ठीक है, अब आपको इसमें से 100 लोगों को निकालना है, आपका सैंपल साइज 100 है। तो आपने यहाँ पे कितनी पर्चियां डाल दी हैं इसमें? आपने इसमें 1,000 पर्चियां डाल दी हैं, सब सारे के सारे पॉपुलेशन के नाम की। अब आपने क्या किया? अब आपने इसमें से एक पर्ची उठाई। ठीक है, तो ये पर्ची मान लो 2 नंबर आया, तो आपने 2 नंबर के इंसान को अपने सैंपल में रख लिया। ठीक है, फिर आपने दूसरी बार में दूसरी पर्ची उठाई। अब मान लो कि दूसरी बार में 5 नंबर आया, तो आपने 5वें नंबर के इंसान को अपने सैंपल में रख लिया। ऐसे कर करके आप 100 नंबर तक चले जाओगे। मगर यहाँ पे एक खेल है। वो खेल क्या है कि सारी की सारी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस होता है चुने जाने का। अब यार देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बाउल है, इसमें करीब 1,000 पर्चियां पड़ी हुई हैं। कितनी है? 1,000 पर्चियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जब आपने पहला सैंपल निकाला, आपने पहली पर्ची निकाली, दैट इज आपने 2 नंबर की जो पर्ची निकाली थी, ये आपका फर्स्ट था। तो ये जो पर्ची है ना, इस पर्ची का हम क्या करेंगे? जब हमको दूसरा सेकंड सैंपल निकालना है, इसके पहले ये जो पर्ची है इसको बाहर नहीं रखेंगे, इसको हम वापस अंदर डाल देंगे। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हर किसी के पास इक्वल चांस होना चाहिए। अब मान लो कि हम ये जो फर्स्ट पर्ची है इसको हम बाहर डाल देते, तो जब हम सेकंड पर्ची उठाते तो कितने में से उठाते? 1,000 में से? नहीं, हम 9,999 लोगों में से उठाते। ऐसे ही अगर हम 100वीं पर्ची जब उठाते तो हम 100वीं पर्ची कितने में से उठाते? 9,901 लोगों में से उसकी नंबर आता। समझे? तो क्या इक्वल चांस है? नहीं, 1,000 में से सब नहीं चुने गए हैं। देखो, 1,000, 9,999, 9,998 कम होता जाएगा अगर आप पर्ची बाहर रखोगे। तो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बाउल है, सारी पर्चियां यहाँ हैं, आपने पहली बार पर्ची को निकाला, आपने ये पर्ची का नाम देखा और वापस इस पर्ची को डाल दिया अंदर। तो जब सेकंड पर्ची को आप निकालोगे यहां से, ये सेकंड पर्ची जब आपने निकाली, तो यहाँ पे लोग कितने थे? 1,000। पहली बार में भी लोग कितने थे? 1,000। अब यार आप बोलोगे कि सर वो पहली पर्ची में जो नंबर है वो, दादा अगर वही नंबर आ जाता है, रिपीट होता है, तो आप उसको नलीफाई कर दो, उसको वापस डाल दो कि भैया वो तो सिलेक्ट हो चुका है, वापस अंदर डाल दिया। फिर दूसरा निकाला, नया नंबर आया, आप उसको चूज कर लो। तो ऐसे करके आप अपने 100 सैंपल साइज निकाल सकते हो। और जो आप 100वें नंबर का निकालोगे, जब 100वें नंबर का निकालोगे तब भी बाउल में कितनी पर्ची रहेंगी? 1,000। मतलब 100वां सैंपल भी जब निकालोगे उसके पास भी इक्वल चांस रहेगा बीइंग सिलेक्टेड, है ना? 1,000 में से निकालोगे, 9,900 में से नहीं निकालोगे। समझे? तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो लॉटरी मेथड यही होती है कि आपने बाउल के अंदर सारी पर्चियां डाल दी और लॉटरी निकाली, सबके एक एक नाम निकाले, जिसका नाम आया वो सिलेक्ट हो गया। उसकी जगह आप टॉस भी कर सकते हो कि भाई सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ, या कंप्यूटर जनरेटेड नंबर जब हम एनडी करते हैं, थीसिस करते हैं, तो मैंने भी अपने थीसिस में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की थी। तो मैंने क्या किया था कि रैंडम नंबर्स की टेबल यूज कर सकते हो या कंप्यूटर जनरेटेड, तो मैंने तो कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स निकाल लिए थे। तो मेरे को करीब 1200 में से 440 चाहिए था, तो मैंने कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स 1200 लोगों की लिस्ट बनाई और 1200 लोगों की लिस्ट के नंबर दिए 1200 लोगों को, और फिर उसमें से कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स बोले कि भैया 440 निकाल के दे दो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा के। तो फिर निकाल दिए। तो वैसे भी निकाल सकते हो, समझ गए? ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ना, मुख्यतः क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह जो होते हैं ना, वहां पे इस्तेमाल की जाती है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? ये कि इक्वल चांस कैसे होती है, ये कैसे बताओगे? तो लॉटरी मेथड बताना, और फिर वो बाउल में पर्ची वाला एग्जांपल दे देना, मजा आ जाएगा। एग्जामिनर भी खुश, तुम भी खुश।
मैं भी थोड़ा सा खुश। ठीक। तो ये हो जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अगला कौन सा टाइप है रैंडम सैम्पलिंग का? सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब यार ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है और कब की जाती है? पहली चीज कि ना, जब आपके पास लार्ज पॉपुलेशन और नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब भांति भांति के लोग हों, उसमें बहुत सारे लोग हों और भांति भांति के लोग हों, तब आप करते हो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक यानी कि सिस्टम लिखा है ना इसमें, तो हमने ना एक सिस्टम डेवलप कर लिया, कि हमारा एक सिस्टम हमने डेवलप कर लिया कि हम ना हर केथ केथ मतलब हम, या तो हम हर थर्ड इंसान को चुनेंगे, या तो हम हर 50वें इंसान को चुनेंगे पॉपुलेशन में से। तो हमने क्या किया, एक से लेके, फॉर एग्जाम्पल हमने वही 1000 तक लोगों को नंबर दे दिए, और उसके बाद कहा हम हर तीसरे इंसान को चुनेंगे, तो तीसरा, फिर हम हर तीसरे, छठवा, फिर 7 8 9, फिर हर तीसरा। तो हर तीसरे इंसान को चुनेंगे, या हर 5वें इंसान को चुनेंगे, या हर 50वें इंसान को चुनेंगे। तो हमने एक सिस्टम बना लिया और उसके तहत हमने लोगों को चुना। तो फिर वही है कि अब वो जो सिस्टम हमने बनाया है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो वही रैंडम सैम्पलिंग है। बस ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से नंबर वाले को चुनना है? हर थर्ड नंबर को बोला हमने, या हमने बोला हर 50वें नंबर के इंसान को हमको चुनना है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? इसको डिसाइड करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज सैम्पलिंग इंटरवल को निकालने का, दैट इज के को निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड बाय आपका सैंपल साइज कितना है, कि कितने सैंपल आपको निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे को 1000, मेरा जो सैंपल साइज है वो 20 है, कि मेरे को 20 लोग निकालने हैं 1000 में से। ठीक है, मेरी टोटल पॉपुलेशन जो है 1000 है, उसमें से मेरे को 20 लोगों को निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है मेरी? टोटल पॉपुलेशन है मेरी 1000, उसमें से कितने लोगों को निकालना है? सैंपल साइज कितना है मेरा? 20। तो कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 50। तो के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई मेरी 50। तो हर 50वें इंसान को मैं चुनूंगा, तो एवरी 50th यूनिट को मैं चुनूंगा। मगर अभी भी एक खेल है। अब हर 50th में से पहली यूनिट क्या होगी? तो जो फर्स्ट यूनिट होती है ना, वो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करके, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 लोग हैं, तो मैंने सबको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर करके पूरा 1000 तक मैंने सबको नंबर दे दिया। ठीक है। अब जो पहला नंबर है, वो मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, कि भैया मैंने वही एक बाउल लिया, बाउल में मैंने 1000 पर्चियां डाल दी, ये 1000 पर्ची है, और मैंने एक पर्ची निकाल ली। मैंने एक पर्ची निकाल ली, मान लो ये नंबर आया 1। तो मैंने क्या किया, पहले इंसान को चुना, फिर के की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? के की वैल्यू आई थी 50। तो हर 50वां इंसान पहले के बाद 51st, 51st के बाद हर 50वां इंसान 101st, इसके बाद क्या आएगा? 151, इसके बाद क्या आएगा? 201, इसके बाद क्या आएगा? 251, इसके बाद क्या आएगा? 301। तो ऐसे करके आप हर 50वां इंसान चुन सकते हो। समझ गए? तो ये होती है सिंपल कि सिस्टमैटिक रैंडम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरा आंसर आता 3, कि हर तीसरा इंसान मुझे चुनना है, तो मैंने लाइन से पूरी की पूरी पॉपुलेशन में सेट कर दिया। फिर हर तीसरा, तो पहला फर्स्ट यूनिट मैंने वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लॉटरी मेथड से निकाला, तो दूसरा आया। तो दूसरा इंसान मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से पहली यूनिट तो अपनी चुन ली। उसके बाद मेरा के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? के की वैल्यू मेरी 3 है, तो मेरे को हर तीसरा इंसान चुनना है, तो दूसरे के बाद अगला कौन आएगा? पांचवा। फिर पांचवे के बाद अगला कौन आएगा? आठवां। फिर आठवें के बाद अगला कौन आएगा? 11वां। तो ऐसे करके आप आगे जा सकते हो। दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। समझ गए? तो आपने एक सिस्टम बना लिया कि इसके हिसाब से आपको चुनना है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, समझ गए? बन जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड रैंडम सैम्पलिंग होती है, दैट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तीसरे नंबर पे आती है आपकी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब भाई साहब, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम किस में करते हैं? पता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम करते हैं
जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है। नॉन होमोजीनियस यानी वही भांति भांति के लोग हैं हमारे पास। अब ऐसी, या फिर कहना चाहिए ऐसी पॉपुलेशन जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सब पॉपुलेशंस होती हैं। छोटे छोटे लोगों, एक एक तरह के भांति भांति के लोगों के गुच्छे होते हैं जिसमें सब पॉपुलेशन बहुत सारी होती है। तो हमारा पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये जो जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है ना, तो हम जो ये नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन है, या फिर कहना चाहिए जो हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारे सब पॉपुलेशन के गुच्छे हैं, इस नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन को हम कन्वर्ट करते हैं अलग अलग होमोजीनियस ग्रुप्स या स्ट्रेटा में। तो स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स। ठीक है, तो स्ट्रेटा दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो हमने क्या किया कि हमने जो नॉन होमोजीनियस भांति भांति के लोग थे उनको एक जैसे लोगों के ग्रुप्स में बांट लिया, स्ट्रेटा बना लिया हमने। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन है हमने क्या किया, पहली स्टेप क्या है, ये जो पॉपुलेशन है इसको हमने डिवाइड किया सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज या ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जैसे लोगों को हमने एक एक गुच्छे में डाल लिया। दैट इज, एक जैसे लोग कैसे डिसाइड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द एज। फॉर एग्जांपल हमने जीरियाट्रिक पॉपुलेशन वालों को एक में डाल लिया। फिर उसके बाद हमने जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसको हमने एक में डाल लिया। और उसके बाद फिर हमने एडोलसेंट एज ग्रुप को एक में डाल लिया, ऐसा कर सकते हो। या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वालों को एक ग्रुप में, मिडिल क्लास को एक ग्रुप में, लोअर क्लास को एक ग्रुप में, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर तीसरा, जैसे कि रिलीजन वाइज हमने कर लिया कि हमको पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, अगर दैट इज, अगर हमारे पास हिंदू पॉपुलेशन, फिर मुस्लिम भी होंगे उसमें, उसके बाद सिख भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, तो हमने इनके बेसिस पे उनके ग्रुप्स बना लिए कि भाई इतनी पॉपुलेशन हिंदू की है, इतनी पॉपुलेशन मुस्लिम की, इतनी पॉपुलेशन सिख की, इतनी पॉपुलेशन क्रिश्चियन की। इसके बेसिस पे हमने स्टेटा बना लिए। उसके बाद फिर सैंपलिंग कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं भी बताने वाला हूँ। तो हमने अब स्ट्रेटा बना लिए। अब ये जो अलग अलग स्ट्रेटा बनाए हैं, स्ट्रेटा यानी जो ग्रुप बनाए हैं, इसमें से हम सैंपल निकालते हैं। मगर सवाल ये होता है किस ग्रुप से कितना सैंपल निकालना है। फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा एक एरिया है, ठीक है, इसमें हमने बोला कि ये हो गए एक स्ट्रेटा, ये हो गया दूसरा स्ट्रेटा, ये हो गया तीसरा स्ट्रेटा। तो जो सबसे बड़ा स्ट्रेटा है उसमें से सबसे ज्यादा निकालेंगे, जो मीडियम साइज का है उसमें से मीडियम साइज, मीडियम नंबर में निकालेंगे, और जो सबसे कम है उससे सबसे कम निकालेंगे। तो ये आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दो स्टेटा बनाई, एक ये और एक ये। ज्यादा किस में है, ज्यादा इसमें है, तो इसमें से देखो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल निकाले हमने, सैंपल निकाले। कम इसमें है तो देखो इसमें से कम नंबर ऑफ पीपल निकाले। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन ऑफ स्टेटा, की पूरी पॉपुलेशन में से वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसका साइज कितना है, उस पे ही डिपेंड करेगा कि इसके सैंपल, इस ग्रुप के सैंपल का कितना स्टेटा निकालना है। बहुत सिंपल भाषा में बताऊं कैसे, बहुत सिंपल भाषा में इसका एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है 1 लाख। ठीक है, अब इसमें से हमको हमारा सैंपल निकालना है, 1,000 का सैंपल निकालना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी पूरी की पूरी 1 लाख की पॉपुलेशन है उसमें से हमने देख लिया, वही एग्जांपल रिलीजन वाइज हमने देख लिया कि कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं उस पॉपुलेशन में, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने सिख हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमने देख लिया। तो हमने देखा करीब 70,000 हिंदू हैं, सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी। उसके बाद हमने देखा मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी थी, करीब 20,000 मुस्लिम हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्रिश्चियंस करीब 5,000 हैं और सिख भी करीब 5,000 हैं। तो ये हमने स्टेटा बना लिया। ये हमारा हिंदू का स्टेटा हो गया, ये हमारा मुस्लिम का स्टेटा हो गया, ये हमारा सिख का स्टेटा हो गया, ये हमारा ईसाई या फिर क्रिश्चियन का स्टेटा हो गया। तो हमने क्या कर लिया, पहले स्ट्रेटा बना लिए पूरी की पूरी पॉपुलेशन की। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन जो स्ट्रेटा है इनमें से हमारा सैंपल निकालना है। पर कितना निकालेंगे, द सैंपल जो हमको निकालना है वो डिपेंड करेगा, जो बड़ा स्ट्रेटा है उससे ज्यादा सैंपल, जो छोटा स्ट्रेटा है उससे कम सैंपल, डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन ऑफ स्ट्रेटा। तो अगर 70,000 था तो उससे कितना निकालेंगे, 700 निकालेंगे।
तो हमने यहां से करीब 700 हिंदू ले लिए। मुस्लिम 20,000 थे, 1 लाख में से 20,000, तो हमने करीब 200 मुस्लिम निकाल लिए। तो हमने करीब अपने सैंपल में 200 मुस्लिम्स को रख लिया, 700 हिंदू को रख लिया था। हमको 1,000 लेना है, माइंड यू, है ना। तो हम प्रोपोर्शन वाइज निकाल रहे हैं। क्रिश्चियंस करीब 5,000 थे, तो हम करीब 50 क्रिश्चियन ले लेंगे। तो हमने 50 क्रिश्चियन ले लिए। और सिख जो थे वो भी करीब 5,000 थे, तो हमने सिख भी कितने ले लिए, 50 ले लिए। तो हमने सिख भी यहाँ पे 50 सिख पॉपुलेशन से ले लिए। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 700 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि हमारे पास 1,000 हमारा सैंपल हमने निकाल लिया। लेकिन हमने डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन ऑफ स्ट्रेटा करके निकाला कि 70,000 में से 700, 20,000 में से 200, 5,000 में से 50, 5,000 में से 50। तो प्रपोर्शन वाइज हमने उससे सैंपल लिए और अभी ये हमारा पूरा सैंपल हो गया। दिस इज एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। समझ में आया कि हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेटा बनाया। हमने नॉन होमोजीनियस ग्रुप में से होमोजीनियस, हमने नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन में से सबसे पहले होमोजीनियस ग्रुप्स या स्ट्रेटा बनाए। फिर उन स्ट्रेटा में से हमने सैंपल निकाला। कितना सैंपल निकालना है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रेटा इन द टोटल पॉपुलेशन। बड़ा स्ट्रेटा है तो ज्यादा सैंपल निकालो, उससे छोटा स्ट्रेटा है तो कम सैंपल। यहाँ बड़ा स्ट्रेटा तो ज्यादा सैंपल निकाले, छोटा स्ट्रेटा तो कम सैंपल निकाले। समझ गए। तो दिस इज योर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इजी है। उसके बाद आते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग में। अब यार ये मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग होती क्या है। मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग में ना हम अलग अलग स्टेजेस में सिलेक्शन करते हैं। कब तक करते रहते हैं, जब तक हम फाइनल सैंपलिंग यूनिट तक ना पहुंच जाए। तो अलग अलग स्टेजेस में हम सैंपल करते सैंपलिंग करते जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि जो सक्सेसिव स्टेजेस होती है ना, अगली स्टेज जो होती है वो एक्चुअली पिछली स्टेज से निकाली हुई होती है, नेस्टेड इन द प्रीवियस सैंपलिंग यूनिट। ये भी मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इसमें ना 3 या उससे ज्यादा स्टेजेस होती हैं और फिर वहां से हम सैंपलिंग करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक कंट्री का सर्वे करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको इंडिया में सर्वे करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पहले हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। हमने मान लो एमपी मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया। उसके बाद हम स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेट हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में मान लो हमने उज्जैन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम विलेज सिलेक्ट करेंगे। विलेज में मान लो हमने सुरासा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम केथ पर्सन, यानी कि सुरासा विलेज में जो लोग हैं, सुरासा विलेज में जो लोग हैं उनमें हम मान लो कि सुरासा विलेज में जो इंसान है उनमें हम हर तीसरे इंसान को सिलेक्ट करेंगे। हर तीसरे इंसान को सिलेक्ट करेंगे। हर तीसरे इंसान को, केथ पर्सन को सिलेक्ट किया। तो हो गई ना ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अलग अलग स्टेजेस थी, पहले स्टेट में सिलेक्ट किया, पहले स्टेट सिलेक्ट की, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए, फिर विलेज सिलेक्ट किए, फिर विलेज के लोगों में हर तीसरा इंसान। दैट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ऐसे ही अगर हम किसी स्कूल में, हम स्कूल्स के बच्चों पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, पहले स्कूल सिलेक्ट किए पहली स्टेज में। फिर अगली स्टेज में कौन से सेक्शन में या कौन से क्लास के बच्चों को लेना है वो सिलेक्ट किया। फिर अगली चीज, उस पर्टिकुलर सेक्शन या उस क्लास से हमने अलग अलग बच्चों को चूज किया। दैट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों को अगर मिक्स करके देख ले तो हमने कंट्री वाइज, हमको कंट्री वाइज स्कूल के बच्चों में एक स्टडी करनी है। तो हमने कंट्री में से सबसे पहली स्टेज में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टेट। कि हमने, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 स्टेट है मान लो, तो हमने उसमें से स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 11 और स्टेट नंबर 17 को सिलेक्ट किया। ठीक है। मान लेते हैं हर स्टेट में 10-10 शहर हैं, तो हमने स्टेट नंबर 4 से 2 शहर सिलेक्ट किए, थर्ड सिटी, सिटी नंबर 3 और सिटी नंबर 9। जो 11वां है मान लो इसमें भी हमारे पास 10 शहर हैं, तो हमने सिटी नंबर 5 और सिटी नंबर 8 को सिलेक्ट किया। ऐसे ऐसे ही 17वें नंबर की स्टेट में भी मान लो 10 शहर हैं, तो हमने इसका सिटी नंबर 7 और सिटी नंबर 6 को सिलेक्ट किया। अलग अलग स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में हमने स्टेट सिलेक्ट किए,
दूसरी स्टेज में हमने सिटी सिलेक्ट की। अब हर सिटी में भी मान लो बड़े बड़े स्कूल में 10 स्कूल है हर सिटी में, तो हमने सिटी नंबर 3 का 5वें नंबर का स्कूल सिलेक्ट किया, सिटी नंबर 9 का तीसरे नंबर का। ऐसे ही आगे जाके अलग अलग स्कूल हमने सिलेक्ट किए। तो तीसरे नंबर की स्टेज में हमने सिटी से स्कूल को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद चौथे नंबर की स्टेज में इस स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें मान लो हम हर तीसरे बच्चे को चूज कर लिया, या सिंपल रैंडम सैंपल करके लॉटरी सिस्टम से हमने बच्चों को चूज कर लिया। तो 5वीं स्टेज पे हमने बच्चों को चूज किया। तो समझ गए अलग अलग स्टेजेस। पहली स्टेज में हमने स्टेट को सिलेक्ट किया, दूसरी स्टेज में हमने सिटी को सिलेक्ट किया, तीसरी स्टेज में हमने स्कूल को सिलेक्ट किया, चौथी स्टेज में हमने स्कूल से बच्चों को सिलेक्ट किया। तो ऐसे मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। समझ गए अलग अलग स्टेजेस में हमको सिलेक्ट करना है, दैट इज मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। इसी से मिलती जुलती एक और नाम होता है, दैट इज मल्टी फेज रैंडम सैंपलिंग। इसमें भी हम अलग अलग फेजेस में करते हैं। एक्चुअली में ना हम अलग अलग फेजेस में ना और प्रिसाइज होते जाते हैं अपने सैंपल्स को लेके। इसका एग्जांपल बताऊंगा। मुख्यतः इसको कब किया जाता है, जब हमारे पास ना लार्ज सैंपल हो और हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सब सैंपल से लेनी हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है टीबी सर्वे होता है। टीबी सर्वे हम करते हैं तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी पहली फेज में हम क्या करते हैं, पहली फेज में हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन में मॉन्टोक्स टेस्ट लगाते हैं। अब वो लोग जो मॉन्टोक्स पॉजिटिव आए हैं उनमें हम एक्सरे करते हैं। अब वो लोग जो एक्सरे पॉजिटिव आए हैं, एक्सरे में पॉजिटिव फाइंडिंग आई है, उनमें हमने स्पुटम एग्जामिनेशन किया। समझ गए। तो फॉर एग्जाम्पल हम टीबी सर्वे कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या किया, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में मॉन्टोक्स टेस्ट लगाया। अब मॉन्टोक्स टेस्ट में ये वाली पॉपुलेशन जो है वो मॉन्टोक्स पॉजिटिव आई है। तो अब इस पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन में हम एक्सरे करेंगे। अब ये जो पॉपुलेशन है ये कौन है, ये वो है जो एक्सरे में पॉजिटिव आई है। ठीक है। अब इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे। समझ गए। तो ऐसे आपने जो फेज 1 था उसमें आपने मॉन्टोक्स लगा के और स्पेसिफिक हो गए। फिर फेज 2 जो था उसमें आपने एक्सरे लगा दिया, तो और ज्यादा आप स्पेसिफिक हो गए। और फिर फेज 3 जो था उसमें आपने स्पूटम एग्जामिनेशन कर लिया। तो आप अलग अलग फेजेस में और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। तो दैट इज मल्टी फेज रैंडम सैंपलिंग। समझ गए। ये कुछ मिलते जुलते से नाम है, तो थोड़ा सा समझ लेना। मल्टी फेज में आप और ज्यादा स्पेसिफिक होते जाते हो अलग अलग फेजेस पे। तो इसके एग्जांपल में टीबी सर्वे वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक। रैंडम सैंपलिंग में सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आता है, दैट इज क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ये क्या होती है, इसमें होता कुछ नहीं है। इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से कंफ्यूज मत होना। उसमें तो बस स्ट्रेटा बनाया था, और फिर स्ट्रेटा से आपने डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन के अलग अलग साइज के स्ट्रेटा थे, उससे आपने निकाला था। यहाँ पे हम क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टर एक्चुअली इक्वल नंबर के होते हैं। ये क्लस्टर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं, ना कि इंडिविजुअल्स को। तो ग्रुप्स यानी कि ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लस्टर को सिलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स की जगह। मतलब क्लस्टर के अंदर इंडिविजुअल ही होंगे, लेकिन सैंपलिंग हम क्लस्टर की करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल की नहीं करते। क्लस्टर के अंदर इंडिविजुअल होते हैं, समझाऊंगा अभी। ये ना 2 स्टेज सैंपलिंग होती है। सबसे पहले आप क्लस्टर बनाते हो होमोजीनियस यूनिट्स का, कि भैया आपने क्लस्टर डिसाइड कर लिया कि मैं 7 लोगों का एक क्लस्टर मेरा बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल कंटिजेंसी, कि भैया अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से अलग अलग क्लस्टर। फॉर एग्जांपल ये एक विलेज है, यहाँ से मैंने एक क्लस्टर उठाया, इस क्लस्टर में 7 लोग थे। ऐसे ही विलेज नंबर 2, इससे मैंने दूसरा क्लस्टर उठाया, इसमें भी 7 लोग हैं। ऐसे ही अलग अलग आप, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है एक शहर की, तो अलग अलग विलेज से क्लस्टर 1 ले लिया, दूसरे विलेज से क्लस्टर 2 ले लिया, तीसरे विलेज से क्लस्टर 3 ले लिया, चौथे विलेज से क्लस्टर 4 ले लोगे, पांचवें विलेज से क्लस्टर 5 ले लोगे। ऐसे आप छठवें विलेज से क्लस्टर 6 ले लोगे, सातवें विलेज से क्लस्टर 7 ले लोगे। तो आपने क्या किया,
पहले तो होमोजीनियस यूनिट्स बना लिए या क्लस्टर बना लिए डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल, ठीक है। उसके बाद हर क्लस्टर सैंपल ऑफ सच क्लस्टर्स आर सिलेक्टेड, यानी कि सेकंड स्टेज, दो स्टेज सैंपलिंग है। पहले में आपने क्लस्टर बनाया, दूसरे में आपने इन क्लस्टर में से चुना कि भैया मान लो ऐसे हमारे पास 80 100 तक है, 100 क्लस्टर्स है। तो हमने पहले क्लस्टर को चुना, फिर हमने तीसरे क्लस्टर को चुना, फिर हमने छठवें क्लस्टर को चुना। तो आपका सैंपल क्या हुआ? सैंपल आपका क्लस्टर होता है ये। जैसे क्लस्टर 1 2 3, क्लस्टर 4 क्लस्टर 5, ऐसे कर करके आपके पास क्लस्टर 100 तक थे। तो आपने क्लस्टर 1 को चुना, फिर आपने क्लस्टर 4 को चुना मान लो, फिर आपने क्लस्टर 6 को चुना, फिर आपने क्लस्टर 9 को चुना। ऐसे कर करके आप क्लस्टर को चुनते हो। तो यहाँ पे आप सैंपलिंग जो है उसमें किस चीज को उठा रहे हो? सैंपल एज अ सैंपल क्लस्टर को उठा रहे हो। याद रखना, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं हर क्लस्टर में इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं। जैसे कि हमने बोला था ना कि हमने विलेज 1 से क्लस्टर 1 उठाया और इसमें 7 लोग थे। विलेज 2 से क्लस्टर 2 उठाया, इसमें भी 7 लोग थे। ऐसा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, तो ये 6 लोग हैं, यहाँ भी 6 लोग हैं, यहाँ भी 6 लोग हैं। तो समझ में आया? पूरी की पूरी पॉपुलेशन ली, फिर डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल एरियाज वगैरह हमने अलग अलग क्लस्टर बनाए। फिर उन क्लस्टर में से हमने क्लस्टर 1 चुना, फिर क्लस्टर 5 चुना। सारे क्लस्टर सुनना है। अब क्लस्टर में हम सैंपल उठाएंगे। समझ गए? बहुत अच्छे से, और इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। इसमें ना एक चीज याद रखना, दैट इज जब हम क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं ना, तो क्लस्टर सैंपलिंग में ना हम डिजाइन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यार बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। अगर इन जनरल भाषा में बोले ना, डिजाइन इफेक्ट क्या होता है? तो ये कोरिलेशन फैक्टर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम सैंपल साइज निकालने में क्लस्टर सैंपलिंग में। तो सिंपल भाषा में याद रख लेना कि भैया ये कोरिलेशन फैक्टर होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं सैंपल साइज निकालने में क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में। बस सिंपल इतना याद रखो, ठीक है। तो क्लस्टर सैंपलिंग जो होती है वो, बट ऑब्वियसली इसमें सैंपल साइज जो होता है वो छोटा होता है। इनफैक्ट सैंपलिंग टेक्निक बाकी मेथड्स के मुकाबले भी चीपर होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्चुअली आया था कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग के मुकाबले क्लस्टर सैंपलिंग का जो सैंपल साइज बड़ा होता है कि छोटा, तो वो छोटा होता है। एक और क्वेश्चन आया था कि क्लस्टर सैंपलिंग बाकी सैंपलिंग के मुकाबले चीपर होती है कि महंगी होती है? तो चीपर होती है, इसलिए ये लाइन डाल दी। ठीक है। अब ये जो क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग होती है किन किन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं? क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग ना, जैसे किसी जगह पे हमको किसी चीज का कवरेज देखना है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन कवरेज देखना है हमको, तो हम देख सकते हैं। लेमनेस देखनी है कि भैया कहाँ गलतियां हो रही हैं किसी प्रोग्राम में, वो देखनी है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग को इस्तेमाल करते हैं उसकी स्टडी में। एग्जाम्पल बदलूंगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वाइवा में पूछा जाता है। क्लस्टर सैंपलिंग इंडिया में कहाँ इस्तेमाल की जाती है? तो क्लस्टर सैंपलिंग ना किसी जगह का, किसी शहर का इम्यूनाइजेशन कवरेज चेक करने के लिए हम क्लस्टर सैंपलिंग कर की जाती है इंडिया में। और वो क्लस्टर सैंपलिंग कौन सी मेथड? डब्ल्यूएचओ की एक स्पेसिफिक टेक्निक है, दैट इज 30x7 टेक्निक। इसका इस्तेमाल करते हैं हम इंडिया में इम्यूनाइजेशन कवरेज को चेक करने के लिए। समझ गए? तो दैट इज, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में क्लस्टर सैंपलिंग कहाँ इस्तेमाल की जाती है, तो इंडिया में इम्यूनाइजेशन कवरेज को इवेल्युएट करने के लिए हम डब्ल्यूएचओ द्वारा दी गई 30x7 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्चुअल में ये 30x7 टेक्निक है क्या? सिंपल भाषा में बात करेंगे, बहुत सिंपल भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा शहर है, सिटी है, ठीक है, एक बड़ा सा शहर है। मान लेते हैं हम कि उज्जैन शहर है। ठीक है। अब उज्जैन शहर के हमको इम्यूनाइजेशन कवरेज देखना है, तो हम अलग अलग वार्ड्स के, अलग अलग गांव के हम क्लस्टर बना लेंगे। वही हमने कहा था ना, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है। तो हमने एक विलेज है फॉर एग्जांपल सुरासा विलेज, उससे एक क्लस्टर बना लिया। हमने दूसरा विलेज है, मान लो दूसरा सोडन करके एक विलेज है, उससे दूसरा क्लस्टर बना लिया। उस तीसरा विलेज है हमारे पास, तो वहां पे हमारे पास मान लो पलवा एक विलेज है, तो उससे हमने तीसरा क्लस्टर बना लिया। तो ऐसे कर करके हम
कितने क्लस्टर बनाते हैं? करीब 30 क्लस्टर हमको बनाने हैं, और हर क्लस्टर में 7 बच्चों को रखना है। हर बच्चे की उम्र कितनी? 1 से 2 साल के बीच की उम्र, या 12 महीने से 23 महीने के बीच का वो बच्चा होना चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने किया कि हमारे पास ये पूरा का पूरा जो शहर है, इससे हमने हर गांव से हर गांव से हर गांव से क्लस्टर ले लिए, क्लस्टर बना लिए। ये क्लस्टर फॉर एग्जांपल विलेज 1 है तो क्लस्टर 1 हो गया, विलेज 2 है तो क्लस्टर 2 हो गया, विलेज 3 है तो क्लस्टर 3 हो गया, विलेज 4 है तो क्लस्टर 4 हो गया। ऐसे कर करके हमारे पास विलेज मान लो 100 है, तो इसका क्लस्टर 100 हो गया। अब इसमें से हमने किसको चुना? क्लस्टर 1 को चुना, ऐसे ही क्लस्टर 3 को चुना, ऐसे ही क्लस्टर 5 को चुन लिया। तो ऐसे टोटल हमने कितने क्लस्टर चुने? 30 क्लस्टर चुने। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, हर गांव में से हमको एक जो क्लस्टर चुनना है, उसमें टोटल हमको 7 बच्चे रखने हैं। कितने? 7 बच्चे रखने हैं टोटल। तो हमने हर गांव में से एक क्लस्टर बनाया, और हर क्लस्टर में 7 बच्चे चुने, 12 महीने से 23 महीने के बीच की उम्र के। ठीक है, 12 महीने से 23 महीने के बीच की उम्र के बच्चे चुने, और उसमें देखा कि कितने बच्चे हैं जो फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं, कितने बच्चे हैं जो पार्शली इम्यूनाइज्ड हैं, और कितने बच्चे हैं जो अनइम्यूनाइज्ड हैं। इससे हमको पता लग जाएगा उस जगह का इम्यूनाइजेशन कवरेज कैसा है। समझ गए? वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि WHO की जो 13-7 टेक्निक होती है, इसमें हम करते क्या है? इसमें 210 बच्चे आते हैं। कैसे 210 बच्चे आए? कि हमने 30 क्लस्टर चुने, हर क्लस्टर में हमने 7 बच्चों को रखा, हर बच्चे की उम्र 1 से 2 साल के बीच की होनी चाहिए। तो हमारे पास मान लो ये क्लस्टर 1 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। ये क्लस्टर 2 है, ऐसे कर करके क्लस्टर 30 तक गए। क्लस्टर 30 में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे हैं। हर बच्चे की उम्र 1 से 2 साल के बीच की है। ठीक है, अब हमने क्या किया? ऐसे जो 30 क्लस्टर हैं, यानी कि 30 क्लस्टर के ये जो 210 बच्चे हैं, इनमें हमने देखा कि कितने प्रतिशत बच्चे फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं, कितने प्रतिशत बच्चे पार्शियली इम्यूनाइज्ड हैं, कितने बच्चे अनइम्यूनाइज्ड है। फुल्ली इम्यूनाइज्ड किसको कहते हैं? फुल्ली इम्यूनाइज्ड कहते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत मीजल वैक्सीन जो लगती है ना 9वें महीने में, इस तक की सारी वैक्सीन उसको लगी हुई हैं अगर, तब कहेंगे कि बच्चा फुल्ली इम्यूनाइज है। तो फुल्ली इम्यूनाइज बच्चा, हम ये देखिए कितने फुल्ली इम्यूनाइज है, कितने अनइम्यूनाइज है। पार्शियली इम्यूनाइज यानी कि लगना शुरू तो हुई थी लेकिन सारी नहीं लगी है। ठीक है, तो अगर हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखें, तो कब कब आता है बच्चा? बर्थ पे आता है, उसके बाद 6 10 14 वीक पे आता है हमारे पास, फिर 9वें महीने में आता है। तो ये 9वें महीने तक जितने टीके लगने थे ना, वो सब अगर किसी बच्चे को लग गए हैं, तब उसको कहेंगे फुल्ली इम्यूनाइज। ऐसा भी हो सकता है कि बर्थ पे आया था उसके बाद नहीं आया, तो इसको कहेंगे पार्शियल इम्यूनाइज, और अगर कभी नहीं आया तो इसको कहेंगे अनइम्यूनाइज। तो ये हम देखते हैं पूरा कि कितने हमारे पास फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना है उस जगह का। इसमें एक चीज वाइवा में पूछ ली जाती है कि 30x7 टेक्निक तो आपने कर ली, 30x7 टेक्निक कर ली, लेकिन ये जो 7 बच्चे हैं एक गांव के, ये कैसे चुनोगे? तो इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वाइवा में पूछते हैं। देखो, हमने क्या किया? हमारे पास ये पूरा का पूरा शहर है, इसमें से हमने गांव सिलेक्ट किए, और उसमें से 30 ऐसे हमने कितने किए? करीब 30 गांव हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, 100 गांव थे, उसमें से हमने 100 गांव में 100 क्लस्टर बनाए, 30 क्लस्टर हमने चूज कर लिए। हर क्लस्टर में 7 बच्चे हैं। अब ये 7 बच्चे कैसे चुनोगे किसी एक विलेज में? तो हम क्या करेंगे? हम ये फॉर एग्जांपल ये हमारा विलेज है, ये हमारे पास एक घर है, ये हमारे पास दूसरा घर है, ये हमारे पास तीसरा घर है, ऐसे कर करके बहुत सारे हमारे पास घर है। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि
पहले घर में हम गए, पहला घर कैसे चुनेंगे? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ऐसे करके घर हैं। तो हमने रैंडम, सिंपल रैंडम टेक्निक लगा के अपना पहला घर का नंबर चूज कर लिया और वहां जाके हमने ये देखा कि भैया आपके पास 12 महीने से 23 महीने तक के कितने बच्चे हैं, ये हमने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल इस घर में एक बच्चा ऐसा था, तो हमने ये देख लिया कि भैया ये फुल्ली इम्यूनाइज है कि पार्शियली इम्यूनाइज है कि अनइम्यूनाइज है। अब ये पहले के बाद दूसरा घर कैसे जाओगे? पता है इसमें क्या होता है? डब्ल्यूएचओ टेक्निक में, डब्ल्यूएचओ टेक्निक कहती है कि ये जो आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग से पहला घर चूज किया था, इसका जो सबसे पास में दूसरा घर है ना, इसके जो सबसे पास में घर है, वो आपका दूसरा घर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये पूरा का पूरा गांव था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर करके करीब अलग अलग वो थे, घर थे। तो हमने सिंपल रैंडम टेक्निक लगाई, तो हमको 4 नंबर हमको निकल के आया। तो 4 नंबर हमारा पहला घर हो जाएगा। पहले घर में हम जाएंगे, पूछेंगे कि भैया वह आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? तो उनने बोला हमारे यहाँ 1 से 2 साल के बीच में एक बच्चा है। तो हमने ये एक बच्चे को देख लिया कि ये फुल्ली इम्यूनाइज है कि पार्शियली कि अनइम्यूनाइज। उसके बाद 2 नंबर के सबसे पास में देखो 3 नंबर है, तो हम 3 नंबर, ये हमारा दूसरा घर हो जाएगा। यहाँ से हम सेकंड नंबर के बच्चे को उठाएंगे। फिर हम पूछेंगे कि आप बताइए कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? मान लो इनके यहाँ भी एक ही बच्चा है, तो फिर हम तीसरा घर, हमारा यहाँ तीसरे नंबर से सबसे पास में 6 है, तो ये हमारा तीसरा घर हो जाएगा। इसके पास भी मान लो एक ही बच्चा है, 1 से 2 साल के बीच का, तो फिर वही पूछेंगे फुल्ली कितने हैं, पार्शियली कितने हैं, अनइम्यूनाइज कितने हैं। अब 6 के सबसे पास में 7 नंबर का घर दिख रहा है, तो ये हमारा चौथा घर हो जाएगा। फिर ये हमको 7 के पास 8वां दिख रहा है, तो ये हमारा 5वां घर हो जाएगा। ठीक है। फिर 8 के सबसे पास 9वां घर दिख रहा है, तो ये हमारा 6वां। अब मान लो कि जो 9वां नंबर का घर था ना, इसके पास 2 बच्चे थे 1 से 2 साल के, तो एक्चुअली हमारे तो 7 यहीं पे हो गए। तो जैसे ही आपके 7 बच्चे हो गए ना, वैसे ही आप रुक जाओ। उसके बाद आपको अगले घर में नहीं जाना। मान लो यहाँ पे एक ही घर होता, तो फिर इसके पास में आपको यहाँ पे 10 नंबर का घर दिख रहा था, तो आप यहाँ से 10 नंबर के घर चले जाते और यहाँ से 7वां बच्चा ले लेते। जैसे ही 7 बच्चे हो गए ना, बस आप रुक जाओ, आपका ये क्लस्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। और ऐसे ही आपको क्लस्टर नंबर 30 तक चुनना है, टोटल 210 बच्चे। समझ गए? तो ऐसे करते हो आप डब्ल्यूएचओ की 30x7 टेक्निक फॉर इम्यूनाइजेशन कवरेज। ये वाइवा में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। ठीक। तो ये तो हो गई हमारी रैंडम सैंपलिंग। थोड़ी सी जानकारी हम नॉन रैंडम सैंपलिंग के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है? तो नॉन रैंडम सैंपलिंग बहुत इजी है। नॉन रैंडम में तो इसमें तो अपने हिसाब से उठाना है, नॉन रैंडम में अपने हिसाब से उठा लो। तो पहली आती है कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब यार कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ना, हम सैंपल को जो उठाते हैं अवेलेबिलिटी और अपनी कन्वीनियंस के, नाम ही कन्वीनियंस है, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उठाएंगे। हम अपनी मर्जी से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई स्टडी करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल हमको स्टडी करनी है कि मॉल आने वाले कितने प्रतिशत लोगों में ओबेसिटी पाई जाती है। ठीक है, ये हमको देखना है। तो हम शॉपिंग मॉल में जाएंगे और शॉपिंग मॉल के अंदर जाके हम खड़े हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से तो बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, हम किससे अपना सर्वे फॉर्म भरवाएंगे या किसको सिलेक्ट करेंगे? कौन ज्यादा भाग दौड़ करे, कौन इतनी दूर वाले के पास जाए, इतनी दूर वाले की मैडम रुक जाइए, इतना नहीं होता अपन से। अपन क्या करेंगे? अपने कन्वीनियंस देखेंगे। तो हमने बोला यार ये पास में है, 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 आप ही लोग आ जाओ हमारे सर्वे में। हाँ भैया, कंसेंट तो चाहिए रहेगी। अगर ये हाँ बोलते हैं तो हमने इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग हमारे सर्वे में हो, आप हमारा सैंपल हो। कौन उतनी दूर दूर तक जाए? अपना कन्वीनियंस देखा और बोला आप ही हमारे सैंपल हो। ये होता है कन्वीनियंस है। देखिए एक एग्जांपल बताया मैंने कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप गए शॉपिंग मॉल में, खड़े हो गए, और जो जो आपको पास में लोग दिख रहे थे, उनसे आपने उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स पूछी, बीएमआई वगैरह देखा, देखा कि ओबेसिटी है कि नहीं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ज्यादा दूर दूर जाके आपने सैंपल सेलेक्ट नहीं किया, अपना कन्वीनियंस देखा। दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग।
दूसरा होता है कोटा सैंपलिंग। अब ये कोटा सैंपलिंग में क्या होता है ना, जो पूरा का पूरा आपका पॉपुलेशन होती है ना, उसमें ना आप सब एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स या कोटा बना लेते हो, और फिर उस कोटा से आप इंसान को निकालते हो, लेकिन किसको चुनोगे उस कोटा में से, वो नॉन रैंडमली सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके तौर पे मैं बता देता हूँ, आपने ना, आपसे कहा गया यार आपको ना 20 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो एक काम करना, 10 मेल और 10 फीमेल का इंटरव्यू ले लेना। तो आपके पास दो कोटा हो गए। कोटा वन क्या है? कोटा वन है मेल्स का। कोटा टू क्या हो गया? फीमेल्स का। तो आपके पास यहाँ पे 10 मेल और 10 फीमेल हो गई। तो आप ना इन 10 में आप यहाँ फीमेल, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 10 10 नहीं, आपके पास यहाँ पे 50 मेल्स हैं और आपके पास यहाँ पे 50 फीमेल्स हैं। अब इनमें से आपको 10 10 चुनना है। तो यहाँ पे कोई रैंडम सैम्पलिंग पैम्पलिंग नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो बस कोटा आपको देखना है। कोटा आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, इनमें से 10 उठाना है। भैया तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाओ, या तुमको मैं जानता हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम आ जाओ। अरे यार तुम आ जाओ यार, तुम पास में दिख रहे हो। दीदी तुम आ जाओ, यार मैडम तुम आ जाओ। ऐसे अपने हिसाब से उठा लो, क्योंकि अपना ही हिसाब चल रहा है नॉन रैंडम में। तो बस यहाँ पे कोटा बना देते हो आप, कि कोटे के हिसाब से उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार मेरे को चेक करना है लाइफस्टाइल डिजीजेस कितनी होती हैं, और मगर कोटा डिसाइड कर लिया मैंने कि यार ना मैं इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप में करूंगा। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप तो यार अब वो 20 साल का भी इंसान हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 50 का भी होता है। तो मैंने कोटा बना लिया कि मैं ना 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में ही अपनी स्टडी करूंगा, या 20 से 30 और 40 से 50 तक के बीच के लोगों में ही अपनी स्टडी करूंगा। तो दो कोटे बना लिए। तो यहां से आपने फॉर एग्जांपल आपको 50 चुनना है, यहां से आपने 25 चुन लिए, यहां से 25 चुन लिए। तो आपने कोटा सिलेक्ट कर लिया, और फिर किसको चुनना है आप पे निर्भर है। 20 से 30 वाले यार अपने कॉलेज के ही साथ वाले दोस्तों को उठा लो। 40 से 50 वाले उनके पापा मम्मी को उठा लो। अपना नॉन रैंडमली अपने हिसाब से उठाना है। पर कोटा, यहाँ पे आपने कोटा एक्सक्लूसिव सब ग्रुप बनाए और उसमें से आपने उठाया है लोगों को। दैट इज कोटा सैंपलिंग। अब आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस पे आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो इसको याद रखना। स्नोबॉल सैंपलिंग में पता क्या होता है कि ना, हम शुरुआत में तो बस थोड़े से स्टडी सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, मगर ये जो थोड़े से एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आगे जा जाके फ्यूचर सब्जेक्ट्स को भी रिक्रूट करते जाते हैं आपकी स्टडी में। और धीरे, और वो जिनको चूज किया, वो आगे जाके और दूसरे लोगों को रिक्रूट करते हैं, वो और आगे रिक्रूट करते हैं। तो एक तरह से ये रोलिंग स्नोबॉल बन जाता है। रोलिंग स्नोबॉल देखिए आपने, ये ऐसी होती है, जब ये गिरना शुरू होती है छोटी सी होती है, फिर आगे जा जाके चिपकती जाती है बर्फ, चिपकती जाती है बर्फ, चिपकती जाती है बर्फ, तो बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो ऐसे ही आपका सैंपल होता है। अब मगर इसमें याद रखना, स्नोबॉल सैंपलिंग में ये हम हिडन ज्यादातर कोशिश करते हैं, कि जो हिडन पॉपुलेशन है ना, उनको ढूंढने के लिए हम स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग यूजर्स में या कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में, इनमें हम स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमको ड्रग यूजर्स अपनी स्टडीज में चाहिए, ठीक है, तो हम तो ऐसे हैं नहीं कि हम 50 ड्रग यूजर्स को जानते होंगे, मतलब मैं तो नहीं जानता। तो फॉर एग्जांपल मैं 3 लोगों को जानता हूँ, 1 2 3। तो इनको तो मैंने अपनी स्टडी सब्जेक्ट में ले लिया, मगर इनसे बोला कि यार तुम एक काम करो ना, तुम देख लो, तुम और लोगों को रिक्रूट करो ना मेरी स्टडी के लिए। तो उसने बोला अरे हाँ ठीक है। ये बोला यार इसके साथ में वो ड्रग्स लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ। ये बोला अरे मैं तो दो दो के साथ बैठ के पीता हूँ, इन दोनों को ले लिया इसने। इसने बोला कि मैं तो भैया एक ही के साथ बैठता हूँ, उसी को ले लूंगा, उसने ले लिया। उसको इसने बोला कि यार तुम जिसके साथ बैठते हो उसको चूज कर लो, तो इसने इसको चूज कर लिया। अब कॉमन भी तो हो सकता है ये आदमी दोनों के साथ, तो इसने इसको चूज किया, इसको भी चूज किया, इसने इसको चूज कर लिया। फिर इसको बोला कि यार एक काम करो, तुम किसी के साथ बैठते हो तो उसको भी ले लो स्टडी में। इसने इसको चूज कर लिया, आगे वाले ने आगे वाले को चूज कर लिया, इसने इसको चूज कर लिया, इसको भी बोल दिया भाई तू अगर किसी के साथ बैठता है तो तू उसको भी ले ले स्टडी में। उसने ले लिया, उसको भी बोल दिया आगे वाले को, उसने भी बोल दिया आगे वाले को। तो ऐसे कर करके आप क्या करते जा रहे हो। शुरुआत में देखो, शुरुआत में तो आपके पास, शुरुआत में तो बस इतना सा था।
फिर आगे जाके इतना हो गया आपके पास, फिर आगे जाके और बड़ा आपका सैंपल साइज हो गया, उसके बाद आगे जाके आपकी सैंपल और बड़ा हो गया, फिर आगे जाके आपका सैंपल और बड़ा हो गया। तो ये स्नोबॉल जैसा नहीं हो रहा है? देखो, छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, वही तो हो रहा है। शुरुआत में इतना सा सैंपल था आपका, उसके बाद इतना बड़ा सैंपल हो गया आपके पास, उसके बाद इतना बड़ा सैंपल हो गया, उसके बाद इतना बड़ा सैंपल हो गया। तो इसी को कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, क्योंकि रोलिंग स्नोबॉल के जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और इसीलिए ये हिडन पॉपुलेशन को के लिए बहुत अच्छा क्यों होता है। अब फॉर एग्जांपल ये भाई था, इसको तो मैं जानता ही नहीं हूं ना कौन है, इसको तो मैं जानता ही नहीं था कौन था, लेकिन फिर भी ये मेरी स्टडी में जुड़ गया। तो इसीलिए हिडन पॉपुलेशन के लिए आप स्नोबॉल सैंपलिंग करते हो। समझ गए? उसके एग्जाम्पल के तौर पे ड्रग यूजर्स पे स्टडी करनी है, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स पे स्टडी करनी है, तो आप स्नोबॉल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हो। समझ गए? तो ये एक और नॉन रैंडम सैंपलिंग में स्नोबॉल सैंपलिंग होती है। उसके बाद आती है पर्पसिव सैंपलिंग। ये भी मजेदार है, पता। इसको ना कन्वीनियंस सैंपलिंग से कंफ्यूज नहीं होना। पर्पसिव सैंपलिंग में क्या होती है पता, हम ये देखते हैं कि जो स्टडी हम कर रहे हैं ना, उसमें हमारे लिए सबसे अच्छा कौन होगा उसको चूज कर लो, दैट इज मैक्सिमली रिप्रेजेंटेटिव। कौन है पॉपुलेशन में से उसको चूज कर लो, खत्म बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को स्टडी करनी है हाइपरटेंशन पे, तो मैं जिस मेडिकल कॉलेज में हूँ उसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट की ओपीडी होती है। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन की ओपीडी है, सर्जरी की ओपीडी है, ऑब्स गायनी की ओपीडी है, ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी है, अलग अलग डिपार्टमेंट की ओपीडी है। अब तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग आते हैं, इसमें भी हाइपरटेंशन वाले आते होंगे, इसमें भी हाइपरटेंशन वाले आते होंगे, इसमें भी हाइपरटेंशन वाले आते होंगे, इसमें भी हाइपरटेंशन वाले आते होंगे। तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ, हर ओपीडी में जाऊं और वहां से पूछूं कि भैया हाइपर टेंशन वाले कितने लोग आ रहे हैं आपके यहाँ। ठीक है, मेडिसिन में बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन बाकी जगह भी तो पहुंच सकते हैं ना। या फिर फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में ना एनसीडी क्लिनिक है अगर, तो एनसीडी क्लिनिक फॉर एग्जांपल हर मंडे को हाइपरटेंशन के लिए वहां पे हाइपरटेंशन का स्पेशलिस्ट बैठता है एनसीडी क्लिनिक पे, और सारे हाइपरटेंशन के वहां पे आते हैं। तो यार मैं काहे को दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाऊं। दूसरे डिपार्टमेंट ये मेडिसिन वाला भी तो एनसीडी क्लिनिक में भेजेगा, ओबीजी वाली भी एनसीडी क्लिनिक में भेजेगी, ये ऑर्थो वाला भी हाइपरटेंशन के लिए एनसीडी क्लिनिक में भेजेगा, ये जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी सारे एनसीडी क्लिनिक में मंडे को भेजेंगे हमारे पास। तो मैं भाई साहब, मैं सीधा मंडे को जाके जो हमारी एनसीडी क्लिनिक है वहां पे हाइपरटेंशन डे के दिन जाके बैठ जाऊं, तो सारे के सारे मेरे को एक ही साथ मिल जाएंगे। मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मैंने अपना जजमेंट इस्तेमाल किया कि एनसीडी क्लिनिक जिस दिन होता है उस दिन पहुंच जाओ, सारे पेशेंट एक ही जगह मिल जाएंगे, खत्म बात। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। याद है, जो मैं यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मैं गया था भैया, ओबेसिटी चेक करनी थी मेरे को, तो मैंने कौन इतनी दूर दूर जाए, पास पास वाले लोगों को चूज कर लिया था, वो अपने कन्वीनियंस देखा था। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, अपना पर्पस देखना है कि पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं, और मेरे को अपना जजमेंट इस्तेमाल करना है। तो मैं फिर से वही गया, मैं जाके शॉपिंग मॉल के अंदर खड़ा हो गया। अब मैंने देखा ही वही सारे लोग निकल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा ये भाई साहब जो है ये अच्छे गबद्दू गबद्दू हैं, ये मेरी ओबेसिटी के लिए अच्छा होगा। ये जो भाई साहब है ना, ये मस्त चॉकलेट खाते हुए जा रहे हैं, ये मेरी स्टडी के लिए अच्छा होगा। ये जो है मस्त कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न खाते हुए जा रहा है, दिख रहा है इसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, इसको चूज कर लेता हूँ। ये दूर जो है इसको मैंने देखा चलते चलते थक गया, बैठ गया, मतलब जे भाई मेरी स्टडी के लिए अच्छा है, इसकी डाइटरी हैबिट्स लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, ओबेसिटी की तरफ जा सकता है, इसको मैंने चूज कर लिया। जे भाई साहब को मैंने देखा कि यार ये जो है ना, इसको दिख रहा है कि अच्छा खासा प्री ओबीस तो हो चुका है, ये ओबेसिटी क्लास 1 में जा सकता है। इसको देख के ही मैं समझ गया भाई तू ही है मेरी जिंदगी की इच्छा, तेरे को मैं स्टडी में यूज करूंगा, इसको ले लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग करता तो क्या करता, ये जो पास पास वाले हैं बस इनको ही चूज करता। लेकिन यहाँ मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग नहीं की, मैंने अपना पर्पस देखा कि ये मेरा पर्पस फुलफिल करेगा, ये मेरा पर्पस फुलफिल करेगा, अपना जजमेंट यूज किया, ये पर्पस पूरा करेगा, ये पर्पस पूरा करेगा, ये पर्पस पूरा करेगा, तो इन लोगों को चुना मैंने।
दैट इज पर्पसिव सैंपलिंग। समझ गए? तो हम उन लोगों को चुनते हैं जो मैक्सिमली रिप्रेजेंट करते हैं जो भी हमारी स्टडी है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है? तो दैट इज पर्पसिव सैंपलिंग। समझ गए? इसको कन्वीनियंस सैंपलिंग से डिफर करते आ गया। एक ही एग्जांपल में मैंने दोनों चीज समझा दी। उसके बाद आती है ग्रैब सैंपलिंग। तो ये ना दोनों को एक जैसा, मतलब पर्पसिव और कन्वीनियंस को मिला लो ना उसके जैसे। कई किताबों में तो दी भी नहीं है, पर अपन को पता है इसलिए थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेते हैं। तो दोनों को मिला लो, मतलब इसका मेन जो मुद्दा होता है ना ग्रैब सैंपलिंग में, इजी अवेलेबिलिटी देखते हैं और उनको ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टडी करनी है डायबिटीज मेलाइटिस पे, वही कितना प्रेवलेंस है हमारे कॉलेज में या हॉस्पिटल में, कितने डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस आते हैं, फिर वही है मेडिसिन में जाके पता करूं, ऑब्स गायनी में जाके पता करूं, सर्जरी डिपार्टमेंट में जाके पता करूं, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके पता करूं भैया कितने डायबिटीज वाले केसेस आ रहे हैं, बता दो। या उससे ज्यादा अच्छा क्या है, मैं ना पैथो डिपार्टमेंट जाऊं और वहां पे जाके लैब में बैठ जाऊं। हाँ भैया यहाँ पे बैठ गया। अब ये मेडिसिन वाला है, मेडिसिन वाला उसको भेजेगा ही ना। ऑर्थो वाला है वो भी तो शुगर के लिए भेजेगा, सर्जरी वाला वो भी शुगर के लिए भेजेगा, अब ऑप्स वाला है वो भी शुगर के लिए भेजेगा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा आया, डॉक्टर साहब ने हमको बोला है फास्टिंग करा लो, आई तू मेरी स्टडी में। ठीक है। दूसरा आया, वो डॉक्टर साहब ने बोला HbA1c करा दो, भाई तू मेरी स्टडी में है। एक आया, वो डॉक्टर साहब ने बोला रैंडम शुगर, भाई तू मेरी स्टडी में है। एक ऑब्स न्यूज से आई, वो मैडम ने कहा है कि यूरिन शुगर, भाई मैडम बहन तू मेरी स्टडी में है। तो क्या किया हमने, हम जाके आराम से पैथो लैब में बैठ गए, हमारे मतलब के इंसान को हमने अपनी स्टडी में, फिर वही है कंसेंट तो लेंगे पहले उनसे, मगर हमने अपनी इजी अवेलेबिलिटी देखी और फिर उनको ले लिया, खत्म बात। तो ऐसे एग्जांपल दे सकते हो ग्रैब सैंपलिंग का। ठीक है। उसके बाद एक और होती है दैट इज एरिया सैंपलिंग। यार अब एरिया सैंपलिंग क्या है, बहुत सिंपल सा है। तुमको जहां से भी सैंपल उठाने हैं ना, उस जगह का नक्शा ले लो और फिर ऐसी ग्रिड आप उसके ऊपर रख दो। ठीक है। अब ये ग्रिड जो है इक्वल साइज के स्क्वायर दिख रहे हैं। अब इक्वल साइज के स्क्वायर में से फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा का पूरा एक शहर है, इसमें अलग अलग गांव है, कुछ अलग अलग डॉट्स जो दिख रहे हैं वो गांव है। ठीक है। तो हर ग्रिड में से मेरे को दो गांव चुनने हैं। तो ये देखो, इसमें से मैंने ये एक गांव, ये दूसरा गांव चुन लिया। यहाँ से मैंने एक गांव दो गांव चुन लिए। यहाँ से मैंने एक गांव दो गांव चुन लिए। इस ग्रिड में से मैंने दो गांव चुन लिए। इस ग्रिड में से दो गांव चुन लिए। इस ग्रिड में से, नॉन रैंडम है, अपने हिसाब से गांव चुनो, लेकिन ग्रिड के अंदर के, हर ग्रिड से दो गांव, हर ग्रिड से दो गांव, हर ग्रिड से दो गांव, ऐसे देख लो हर ग्रिड से दो गांव चुने हुए हैं। तो ये होती है एरिया सैंपलिंग, कि आपने वहां का नक्शा लिया उस एरिया का और उसके ऊपर ग्रिड रख दी, और फिर ग्रिड से हर स्क्वायर से आपने अपने हिसाब से एक चुनना है, एक चुनो दो चुनो दो चुनो, तो वैसा होता है। दैट इज आपका एरिया सैंपलिंग। समझ गए? तो ये होती है आपकी सिंपल रैंडम सैंपलिंग और नॉन, मतलब रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग अलग अलग तरह की, उनको समझ लिया। सबसे आखिरी चीज सैंपलिंग में एरर्स। सैंपलिंग एरर होता है और नॉन सैंपलिंग एरर होता है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी इजी है एक्चुअली। तो एरर्स में दो एरर्स हैं, सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आपने ना एक पॉपुलेशन से लोगों को लिया है। ठीक है। अगर आप फिर से सेम पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करते हो, तो ना जरूरी नहीं है कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, मैंने एक सैंपल लिया, इसमें मान लो मेरे को हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस आया 7.2। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से इसी पॉपुलेशन में से एक और सैंपल लिया। अब यहाँ पे हो सकता है मेरे को 6.9 आ जाए, है ना। मैंने फिर से वही किया, मैंने फिर से उसी पॉपुलेशन में से एक बार और सैंपल लिया, मान लो इस बार मेरे को 6.9 और 7.2 की जगह 7 आ जाए। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, इसको कहते हैं सैंपलिंग एरर। अब ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि ना हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन नहीं ली है, हमने सैंपल लिया है। अब यह सैंपल में तो अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं ना, तो अलग अलग तरह के, फॉर एग्जांपल जो हमने पहला सैंपल लिया था, हो सकता है उसमें ओल्ड एज के लोग ज्यादा आ जाएं, तो नेचुरल वेरिएबिलिटी होती है इंडिविजुअल्स की, इसीलिए हमको उसमें ज्यादा मिल रहा था। हो सकता है जो हमने
सेकंड सैंपल लिया था, उसमें यंग लोग ज्यादा हैं, तो इसीलिए हमको नेचुरल वेरिएबिलिटी है कि यंग लोगों में थोड़ा कम मिलता है, इसलिए हल्का सा प्रिविलेंस हमको कम मिला था। तीसरा जो था वो हमको बीच के मिडिल एजेड लोग ज्यादा मिल जाए हमको, तो उनमें ठीक ठाक होता है, तो हमको तीसरे में 7 इसलिए मिला था। तो ये नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल होता है, क्योंकि ज्यादातर अलग अलग लोग चुने जा रहे हैं, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेगा, आसपास मिलेगा लेकिन थोड़ा अलग मिलेगा। ये होता है सैम्पलिंग एरर की पहली वजह। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं नेचुरल वेरिएबिलिटी। दूसरा, सैंपल साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप सैंपल साइज को बढ़ाओगे उतना एरर कम होता है, ये तो यूनिवर्सल है, इसको याद रखना। सैंपल साइज बढ़ाओगे तो एरर कम होगा, पहली स्लाइड में भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सैम्पलिंग एरर्स के बारे में। अब ना यहाँ पे एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, दैट इज सेंसस जो हम करते हैं, यानी कि जनगणना जो हम करते हैं। वाइवा में ना एग्जामिनर बहुत समझदार होता है, वो आपसे पता क्या पूछेगा, एक बात बताओ, सेंसस में जो सैंपलिंग है वो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? तो भाई एक बात बताओ, जनगणना में हम पॉपुलेशन में से सैंपल उठाते हैं क्या? नहीं, हम तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर आपसे बोले कि भैया सेंसस में सैंपलिंग टेक्निक बताओ, तो बोलना सर सैंपलिंग करते ही नहीं है, हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सेंसस में लेते हैं। समझ गए? तो ये आप एक वाइवा के तौर पे बता सकते हो। या आपसे दूसरी चीज पूछ रही सेंसस में या जनगणना में एरर कितना होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है या नहीं होता है? तो आप बोलोगे सर लगभग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा, सैंपलिंग एरर उतना कम होगा। तो जब सैंपल साइज में ही आपने एंटायर पॉपुलेशन ले ली है, तो एरर तो आपको मिलेगा ही नहीं। सिंपल, सैंपल साइज बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन। तो एरर कम होते होते कम, और सबसे कम हो जाएगा। समझ गए? ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंसस में भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए सैम्पलिंग एरर की। ये तो सैम्पलिंग एरर हो गया। नॉन सैम्पलिंग एरर जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अब इसमें ना अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे, तो या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, कि फॉर एग्जांपल हम अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ले गए, तो कब पहले वो बोल रहा था कि कभी उसने 120/80 बता दिया, कभी उसने 130/80 बता दिया, कभी उसने 135/90 बता, तो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। ये एक एरर हो सकता है। या ऑब्जर्वर वेरिएशन भी हो सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल स्फिग्नोमैनोमीटर से मैंने बीपी लिया, अब मुझे वो पल्स एकदम से गायब जब होती है तब हम रीडिंग लेते हैं, तो मेरे मैंने मैंने जब इसको फील किया तो वो अलग टाइम था, दूसरे जो ऑब्जर्वर मेरे साथ किया उसने उसको अलग टाइम पे फील किया। ऑब्जर्वर वेरिएशन, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ सकता है। या कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, या फॉल्टी एस्टिमेशन प्रोसीजर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक जो था उसने बड़े अच्छे से देखा 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 देखा, अब यंग जैसे पीजीज के साथ में गया, ठीक है, पीजी के साथ मैं फॉर एग्जांपल एक पीजी को ले गया, दूसरे यूजी को ले गया, और तीसरा मैं अपने आप को ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो पीजी ने देख यूजी ने पहले देखा, यूजी ने एकदम ध्यान से देखा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुमसे कराई जाते हैं ना, एकदम ध्यान से देखा। फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में मान लो मैं ले गया था हाइपरटेंशन लेने के लिए, तो ध्यान से देखा, फर्स्ट ईयर में सिखाया भी गया था सिग्नोमेनोमीटर में कैसे लेते हैं बीपी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सर 130/85 मिला है मेरे को। मैं बोला वेरी गुड यार, इसने तो कर लिया। अब पीजी ने देखा, बोला सर मुझे 130/80 मिला है। अब मैं निकम्मा एक नंबर का फर्स्ट ईयर किए हुए सदियां बीत गई मेरे को, पीजी किए हुए भी कुछ साल हो गए मेरे को। मैंने बोला यार अब स्पिग्नोमेनोमीटर से कौन लेता है, अपने को तो डिजिटल की आदत हो गई है। पर भाई अपन तो फैकल्टी है, प्रोफेसर लेवल के आदमी है, अपन ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि अपन से नहीं आता। पर अपन को पता क्या है, याद क्या है? यार 120/80 ना, हाँ मैं बोल दिया हाँ 120/80 आया मेरा भी। तो दैट इज कंसेप्चुअल एरर था मेरे को। या फिर मैं जब निकाल रहा था तो एक्चुअली निकल ही नहीं रहा था, रीडिंग आई नहीं रही, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो ये जो एरर है ना, ये कंसेप्चुअल एरर या फॉल्टी एस्टिमेशन प्रोसीजर हो सकती है, कि मैंने करके देखा मेरा सही नहीं आ रहा था, करते नहीं बन रहा था, या मेरे कंसेप्ट ही हिले हुए थे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है नॉन सैम्पलिंग एरर का।
इनफैक्ट नॉन रिस्पॉन्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पहली बार मैं गया था तो मैंने 100 लोगों को जाके इंटरव्यू किया, 100 लोगों का बीपी लिया। दूसरी बार जब गया उसी गांव में तो मना कर दिया, भैया हम तुमको घुसने ही नहीं देंगे अपने यहाँ, हम तुमको देंगे ही नहीं बीपी लेने के लिए। तुमने पिछली बार बीपी लिया था, दवाई नहीं दी, हमारे घर में नहीं घुसना, दरवाजा ही मुंह पे पटक के बंद कर दिया। तो दैट इज नॉन रिस्पॉन्स। अब नॉन रिस्पॉन्स रहेगा तो बट ऑब्वियसली रीडिंग तो चेंज होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स के। तो ये भी आप सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में बता सकते हो। ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है यार, मतलब इस पे एक एमसीक्यू आया था कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतनी चीजें हैं जो आपको सैम्पलिंग के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो सैम्पलिंग में थ्योरी की बात करूं अगर मैं, तो थ्योरी में ना आपको, थ्योरी में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है थ्योरी के लिए इस चैप्टर का, कि सैम्पलिंग, डिफाइन सैम्पलिंग एंड डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, या क्लासिफाई वेरियस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। और फिर आपको वो या तो फिर शॉर्ट नोट दे दिया है, सैम्पलिंग पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सैम्पलिंग में ना आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि आपको क्लस्टर सैम्पलिंग पूछ लिया जाए, या अलग अलग तरह की सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूं तो क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ना, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग है, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है। या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन नॉन सैम्पलिंग एरर पे भी एक बार वेरी शॉर्ट नोट आया था। तो थ्योरी में तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट बहुत सारे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आता है वाइवा के लिए। तो वाइवा का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, भैया सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल क्या होता है, क्यों करते हैं, ये बताओ। ये वाइवा में याद होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भैया सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बताओ। तो ये बताते आना चाहिए। वाइवा में अगली चीजें, आपको हर चीज को पूछा जाएगा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग समझाओ, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग समझाओ, हर चीज को, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बताओ, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। हाँ, क्लस्टर सैम्पलिंग वाइवा में जब पूछते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है किस में इस्तेमाल करते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि भैया ये WHO टेक्निक ऑफ 30 into 7 ये क्या होता है। ऐसे ही जब आपसे सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग पूछते हैं ना, तो यहाँ पे आपसे वाई में पूछा जाता है, भैया ये सैम्पलिंग इंटरवल निकालने का तरीका बताओ, फॉर्मूला। ठीक है। और सबका एग्जाम्पल तो आपको देते आने चाहिए, एग्जाम्पल तो भैया पूछेंगे ही पूछेंगे वो। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में वाइवा में एक चीज पूछी जाती है कि प्रोपोर्शन वाइज, ये आपको वाइवा में बोलना है कि आपको जो स्ट्रेटा का प्रोपोर्शन देखना है उसके हिसाब से सैंपल उठाना है। वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है। मल्टी स्टेज और मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग अगर बहुत अच्छा जा रहा है तब पूछा जाएगा। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग अगर पूछा है तो इम्यूनाइजेशन कवरेज, 30 into 7 टेक्निक, WHO टेक्निक, ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये जवाब दे दोगे और अच्छे नंबर मिलेंगे वाइवा में। ठीक है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में फिर वही कि भाई इनके बताते आना चाहिए और एक एक एग्जाम्पल देते आना चाहिए। सबकी वाइवा में एग्जाम्पल देते, स्नो बॉल रैंडम सैम्पलिंग। अगर किसी को नॉन रैंडम सैम्पलिंग पूछनी है ना, तो आपसे स्नो बॉल रैंडम सैम्पलिंग पूछेगा, उसका एग्जाम्पल पूछेगा और किस तरह से करते हैं ये पूछेगा। तो ये बताते आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है। पर्पसिव और कन्वीनियंस सैम्पलिंग को डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। फिर सैम्पलिंग एरर्स आपके लिए वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग एरर्स में जो एरर्स में सैम्पलिंग एरर है उसमें आपको नेचुरल वेरिएबिलिटी वाला समझाते आना चाहिए, और नॉन सैम्पलिंग एरर में कुछ के एग्जांपल जैसे मैंने बोले वो आपको देते आना चाहिए। ठीक। उसके बाद बात करूं अगर मैं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो ना अ, एक एमसीक्यू तो मेरे को ये सीधा सीधा मिला था कि सैंपल साइज किस पे डिपेंड करता है। एक एमसीक्यू मेरे को ये मिल चुका है कि भाई सैंपल साइज इंक्रीज होने पे बाकी चीजों पे क्या होता है। रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की क्लासिफिकेशन पे बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है। उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे भी एमसीक्यू आ चुका है कि किस तरह की पॉपुलेशन पे और इक्वल चांस जिसमें होता है वो किस तरह की सैम्पलिंग होती है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। उसके बाद kth यूनिट पे आपको सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग पे एमसीक्यू आ चुका है, तो ये भी बताते आना चाहिए।
स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग पे किस तरह की पॉपुलेशन में किसके बेसिस पे, तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे स्ट्रेटा होता है। उसके बाद हर स्ट्रेटा से कितना उठाना है, ये सारी चीजों पे आपको एमसीक्यू आ चुका है। मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग के एग्जाम्पल पे एमसीक्यू आया था, ये स्कूल वाला, तो ये भी बताते आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग पे तो भाई साहब बहुत सारे एमसीक्यू आए हैं कि भाई ये टू स्टेज सैंपलिंग होती है, डिजाइन इफेक्ट कौन सी सैंपलिंग में यूज करते हैं, कौन सी सैंपलिंग मेथड में सैंपल साइज कम होता है, कौन सी चीपर होती है, इम्यूनाइजेशन कवरेज के लिए कौन सी सैंपलिंग यूज करते हैं, डब्ल्यूएचओ टेक्निक फॉर 13 to 7 कौन सी टाइप की सैंपलिंग है, और फिर क्लस्टर सैंपलिंग जो 13 to 7 है, उस पर भी आपको एमसीक्यू आए हुए हैं, कितनी उम्र, फुल्ली इम्यूनाइज्ड, ये सब पे आपको एमसीक्यू आया है। तो क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग पे तो बहुत एमसीक्यू आए हैं, तो बनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कोटा सैंपलिंग पे आपको क्वेश्चन आ चुका है कि किस तरह की सैंपलिंग होती है, तो नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है ये। ठीक है। उसके अलावा आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे एक एमसीक्यू मिला था, तो ये भी आपको बताते आना चाहिए। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको सैंपलिंग के तहत, उसके अंदर भी रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग और सैंपलिंग एरर्स के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।